चैनल पे आए हुए सभी साथियों का बराबर शिक्षा का यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जीव जगत के बारे में। इसमें आज हम लोग जीव जगत के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनको करने के बाद आप लोगों का काफ़ी हद तक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हम लोग। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? इट मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फिशिस। तो ऑप्शन नंबर 1 हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 हेलमिन्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 ओफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 इक्थियोलॉजी। तो चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम लोग रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस इनका अध्ययन करते हैं। तो फिशिस ना तो रेप्टाइल्स हैं ना एम्फीबियंस हैं, तो ये ऑप्शन तो रहा गलत। चलिए अब हम लोग चलते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थ्स का मतलब क्या होता है? हेलमिन्थ का मतलब होता है बॉर्म। बॉर्म मतलब कीड़ा। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या है? मिट्टी का एक कीड़ा ही तो है। तो हेलमिन्थोलॉजी में अध्ययन करते हैं कीड़ों के बारे में। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 ओफियोलॉजी। तो ओफियोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं सांपों के बारे में। किन के बारे में? स्टडी ऑफ स्नेक्स। ये क्या होते हैं? ये भी वही रेप्टाइल्स ही हैं। तो ओफियोलॉजी हर्पेटोलॉजी की ही एक शाखा है जिसमें रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस का अध्ययन करते हैं, खास तौर से सांपों के बारे में। तो ओफियोलॉजी भी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 4 बचता है इक्थियोलॉजी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इक्थियोलॉजी। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया भाई? जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? तो बेटा हमें 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो जंतुओं में भी हो और पादपों में भी हो। तो ये दिन रात श्वसन करते हैं। बिल्कुल, जंतुओं के लिए तो भाई श्वसन जरूरी है ही, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जिस प्रकार से जिंदा रहने के लिए जंतुओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी बेटा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो दिन हो या रात हो, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पेड़ पौधों को भी पड़ती है। तो ये ऑप्शन तो हो गया सही। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ये केवल दिन में श्वसन करते हैं। अगर ये दिन में बस श्वसन करेंगे तो रात में ये कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? अगर इनको रात में ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर जाएंगे बेटा। ये केवल रात में श्वसन करते हैं। तो दिन में ये लोग क्या करेंगे भाई? फिर दिन में इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत कैसे पूरी होगी? मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ये जब चाहें श्वसन कर लें। ये मुन्नी बाई का कोठा तो है नहीं कि जब इच्छा हुई तब कोई काम कर लिया। ये एक शारीरिक अभिक्रिया है जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के शरीर में कुछ भी नहीं हो पाना है। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ भाई? ये दिन रात श्वसन करते हैं। जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत उतनी तेज सांस लेनी पड़ेगी। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 खेसर या खच्चर। खच्चर। दूसरा है बंध्य कामगार मधुमक्खियाँ। तीसरा है अनुर्वर्ण मानव युगल। खच्चर क्या होता है? तो देखते हैं भाई।
खच्चर सामान्यतः क्या बिल्कुल ही जनन नहीं करता है। तो ये पैदा कहाँ से होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। म्यूल मीन होता है बेटा खच्चर। म्यूल मतलब समझ लो कि मूर्ख, और मूर्ख कौन होता है बेटा, गधा। तो इसका बाप होता है मूर्ख, मतलब गधा। इसकी मम्मी होती है मेयर, मतलब घोड़ी। तो अब समझ में आया कि खच्चर कैसे पैदा होते हैं। याद करने के तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एम फॉर म्यूल, एम फॉर मूर्ख, मूर्ख मीन गधा। खच्चर का बाप होता है गधा और मम्मी होती है घोड़ी, मतलब मेल हो गए इसमें मेल पार्टनर गधा और फीमेल पार्टनर होगी घोड़ी। तो खच्चर ऐसे पैदा होते हैं, ये आपस में जनन करके पैदा नहीं होते। तो खच्चर जनन नहीं करता है, ये ऑप्शन सही है। अब चलते हैं प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। बंध कामगार मधुमक्खियां, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों की 3 प्रजाति होती है। उसमें से नंबर 1 होती है क्वीन। कौन होती है बेटा, क्वीन। नंबर 2 होते हैं ड्रोन, और नंबर 3 पे आती हैं वर्कर्स बी। तो नंबर 1 क्वीन, नंबर 2 ड्रोन, नंबर 3 वर्कर्स बी। क्वीन का काम होता है बेटा बच्चे पैदा करना। ये अकेले तो बच्चे पैदा कर नहीं सकती, तो इसे ज़रूरत पड़ती है ड्रोन्स की। ये होती हैं फीमेल और ये बंधु होते हैं मेल। इसके बाद आती हैं वर्कर्स बी। वर्कर्स बी का काम होता है रानी मक्खी की देखभाल करना और उसके लिए भोजन का प्रबंध करना, उसकी सेवा करना। मतलब इनका बच्चे पैदा करने में कोई योगदान नहीं है। तो ये वर्कर्स भी स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मतलब ये जनन नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लेकिन एक बात और आप लोग सुन लें कि ड्रोन का इस्तेमाल होने के बाद, मतलब जब ड्रोन रानी मक्खी से मिलके बच्चे पैदा कर लेता है तो ड्रोन का इस्तेमाल ख़त्म, तो इसे अपने छत्ते से मधुमक्खियां हटा देती हैं, मतलब ड्रोन्स मारे जाते हैं। भाई जब ड्रोन का काम ख़त्म हो गया तो फिर इन्हें छत्ते से भगा दिया जाता है, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था ख़त्म, मतलब इनकी मौत निश्चित हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही। अब चलते हैं अनुर्बर मानव युगल। ये ऐसे कपल होते हैं जिनमें लैला मजनू की शादी तो हो गई भैया, लैला मजनू की शादी तो हो गई, लेकिन अब लैला मजनू को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अगर शादी के 2 साल तक, समझना जरा इस बात को, शादी के 2 साल तक अगर अनसेफ अनसेफ कपुलेशन किया जाए, या फिर कहा जाए कि शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा ना हों। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों लोग दूर दूर रहें, अगर साथ रहकर भी 2 साल तक बच्चे ना हों तो उन्हें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कहा जाता है, मतलब कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जैविक उपापचयी क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, मानव जीवन में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उपापचयी होती हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन ऑल केमिकल रिएक्शन
सो इन द ह्यूमन बॉडी इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ऑल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, सही है। किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती हैं, ये भी सही है कि ये जो केमिकल्स रिएक्शन हैं ये निर्जीव में तो हो सकती हैं, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन निर्जीव में नहीं हो सकती हैं। समझना ज़रा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। जैसे ये है भाई आपकी केमिकल रिएक्शन, अगर ये केमिकल रिएक्शन लिविंग्स के अंदर चल रही है, ये है कोई लिविंग बॉडी, अगर ये केमिकल रिएक्शन लिविंग के अंदर चल रही है तो इसे कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन या कहें कोई भी केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर चल रही होगी तो वो कहलाएगी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन। चलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैविक उपापचयी क्रियाओं को जीव के शरीर से बाहर परख नली में भी कराया जा सकता है। जैविक उपापचयी क्रियाएं मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन, और मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर होती हैं। तो ये शरीर से बाहर परख नली में कैसे हो सकती है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो कथनों पर विचार कीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। जीवों के वैज्ञानिक नाम की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके चलो करते हैं विचार। ऑप्शन नंबर 1, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है, बिल्कुल नहीं भैया। और ये ऑप्शन आपका होता है गलत। अब गलत कहाँ होता है ये भी देख लें। आजा बबुआ नीचे आजा, देखते हैं। यहाँ बात कर रहा है पौधों की, यहाँ बात कर रहा है जूलॉजिकल की। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, जू मतलब जूजू, और जूजू क्या है? एक एनिमल है। तो ये ऑप्शन होता है आपका गलत। अगर यहाँ पौधों के लिए बात की जाएगी तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर होना चाहिए। चलिए अब ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्वैत नाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा सुझाई गई है, बिल्कुल सही। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जाति संकेत पद होता है, जबकि दूसरा शब्द वंश नाम होता है। ये ऑप्शन आपका होता है बिल्कुल गलत। चलिए देखते हैं क्यों। तो द्विनाम पद्धति का पहला ऑप्शन होता है जीनस, और दूसरा पद होता है स्पीशीज। जीनस मतलब वंश और स्पीशीज मतलब जाति। तो क्या कह रहा है? द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जाति, यहाँ तो पहला शब्द वंश है। नहीं नहीं सर जी, जाति होता है ना बेटा, वंश है ना ना। ऑप्शन में तो जाति दिया है ना ना बेटा, वंश होता है। पहला क्या होता है? वंश, जबकि दूसरा शब्द वंश नाम, दूसरा तो जाति है भाई। अच्छा चलो, तो ये ऑप्शन गलत मान लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? केवल बी। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। वर्ग की पदानुक्रम मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंतर्गत आने वाले वंश उपवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो देखते हैं चारों ऑप्शन। प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। चलिए देखते हैं।
पहला होता है किंगडम, दूसरा होता है फाइलम, तीसरा होता है क्लास, चौथा होता है ऑर्डर, पांचवा होता है फंजाई, फंजाई नहीं, फैमिली। पांचवा क्या होता है? फैमिली। उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद स्पीशीज। चलो, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। जीनस का मतलब वंश, स्पीशीज का मतलब जाति। तो कह रहा है कि प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति हो सकते हैं। भाई पूरी की पूरी स्पीशीज ही जातियों से मिलके बनी है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। और फैमिली किन से मिलके बनी है? वंश से, ऑर्डर, फैमिली से क्लास, ऑर्डर से फाइलम, क्लास से किंगडम, फाइलम से। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। शेर, चीता तथा बिल्ली तीनों एक ही वंश के अंतर्गत आते हैं। वंश मतलब जीनस। तो देखते हैं इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है शेर, चीता तथा बिल्ली। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। चीता का है पैंथेरा टाइग्रिस। और बिल्ली का है फेलिस कैटस। तो ये हुई द्विनाम पद्धति के आधार पर इनके वैज्ञानिक नाम। तो देखो, पहला क्या होता है? जीनस मतलब वंश, दूसरी स्पीशीज मतलब जाति। ये कह रहा है शेर, चीता तथा बिल्ली तीनों एक ही वंश के अंतर्गत आते हैं। भाई शेर चीता का वंश तो सेम है, पैंथेरा, लेकिन बिल्ली का वंश अलग है, फेलिस। तो ये शेर चीता एक ही वंश में हुए, लेकिन बिल्ली का वंश अलग है, मतलब ये वाला ऑप्शन होता है गलत। पहला वाला ऑप्शन होता है सही। तो कौन सा सही है? केवल ऑप्शन नंबर 1। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में, NBRI लखनऊ। कहाँ स्थित है ये? लखनऊ में स्थित है आपका नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से आज हमने बात की जीव जगत के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज बराबर शिक्षा B2S पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। अंत में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।